हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर सेकेंड स्टार्ट कर चुका हूं। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रॉन की खोज अर्थात कैथोड किरणों की खोज के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था और आज हम बात करेंगे एनोड किरणों की खोज के बारे में। साथ में बच्चों एनोड किरणों के गुण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि सन 1879 में कैथोड किरण की खोज हो गई थी। प्लकर एवं क्रुक्स के सिद्धांत के आधार पर हमने आपको समझाया था कि उन्होंने एक विसर्जन नली ले ली थी, 2 प्लेट लगा करके इसको सील कर दिया, फिर इसमें उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगाया, मतलब दोनों प्लेटों के बीच उच्च वोल्टेज लगाया। तो देखा कि किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जब निर्वात पंप की सहायता से अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया, फलस्वरूप पुनः उन्होंने क्या किया, उच्च वोल्टेज लगाया दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, यानी 2 प्लेट है यहाँ पे, एक कैथोड एक एनोड है। तो उन्होंने देखा भाई कि कैथोड से निकल करके एनोड की ओर कुछ किरणें चल रही हैं, जिन किरणों को कैथोड किरण कहा गया। लेकिन समझिएगा थोड़ा सा, लेकिन भाई इसके बाद कैथोड किरण की तो खोज हो गई कि ये ऋणात्मक प्रवृत्ति की थी, कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही थी, तो वो कैथोड किरण हो गई। लेकिन इसके बाद ऐसा भी पुष्टि हुआ कि जब अंदर ये पता चला कि कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही है, ऋणात्मक प्रवृत्ति की है, तो दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, यदि उसमें धन आवेश है तो उतना ही ऋणावेश होता है, या उसमें यदि ऋण आवेश है तो उतना ही धनावेश होता है। तो इन चीजों को पुष्टि करने के लिए सन 1886 में गोल्डस्टीन साहब ने बताया कि यदि किसी भी मतलब पदार्थ में धनावेश है तो ऋणावेश हो सकता है, या ऋणावेश है तो धनावेश हो सकता है। तो उन्होंने उसी का प्रयोग दोहराया, मतलब प्लकर एवं क्रुक्स का जो सिद्धांत था उन्हीं के प्रयोग को उन्होंने दोहरा दिया और बाद में बताया कि पहले तो कैथोड से चल करके एनोड की ओर कुछ किरणें चलती हैं, लेकिन बाद में कुछ समय बाद ऐसा भी देखा गया कि कुछ किरणें एनोड से निकल करके कैथोड की ओर भी चलती हैं, जो छिद्रयुक्त कैथोड को पार कर जाते हैं, छिद्रयुक्त कैथोड को पार कर जाते हैं, जिन किरणों को क्या कहा गया बच्चों, एनोड किरण कहा गया। जो इधर चलती है वो कैथोड किरण है, लेकिन जब एनोड से कैथोड की ओर चलने लगती है बच्चों तो उसे हम बोलते हैं एनोड किरण। ठीक है, एनोड किरण। भाई कुछ किरणें इधर भी चलती, कुछ किरणें इधर भी चलती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पुष्टि ही हुआ है कि यदि कहीं पे ऋण आवेश है तो डेफिनेट उस पे धनावेश होगा। इसी चीज को पुष्टि करने के लिए सन 1886 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नली ली, छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया और अंदर का दाब अत्यंत कम करके पहले उन्होंने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच वोल्टेज लगाया। तो देखा कि भाई 2 प्लेट है, जैसे दोनों प्लेट के बीच आप वोल्टेज लगाया तो देखा कि कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही है किरणें, इसे तो एक कैथोड किरणें कहा जाता है। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि भाई परमाणु जो है विद्युत रूपेण उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन प्रकृति का मतलब क्या है कि यदि उसमें धनावेश है तो ऋणावेश होगा, या ऋणावेश है तो धनावेश हमेशा बराबर होता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि कैथोड से निकलकर एनोड की ओर किरणें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं एनोड से भी निकलेगा। तो कुछ देर बाद उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज उत्पन्न किया गया, तो अर्थात भाई लगातार यहां से कैथोड से किरणें एनोड की ओर जा रही थी और अचानक जब भाई साहब ये तो क्लियर है कि इस पे यदि किरणें समाप्त होगी, यदि ऋणात्मक, तो कहीं ना कहीं धनात्मक तो भटकेगा कि नहीं भटकेगा। तो धनात्मक जो किरणें हैं वो एनोड से निकल करके कैथोड की ओर चलने लग गई, जिसे कहा गया एनोड किरणें। और बच्चों ये छिद्रयुक्त कैथोड प्रयोग किया जाता है और इसीलिए छिद्रयुक्त कैथोड को पार कर जाता है, इस कारण इसे कैनाल किरणें भी कहा जाता है। नाल मतलब छिद्र, छिद्र से भी पार हो जाता है, इसलिए इसे कैनाल किरणें कहा गया। ठीक बच्चों, तो आपको लिखना कैसे है कि चूंकि कैथोड किरणों की खोज हुई थी, उसी चीज को पुष्टि करने के लिए गोल्डस्टीन साहब ने सोचा कि भाई कोई भी परमाणु उदासीन प्रकृति का होता है, यदि परमाणु में ऋणावेशित कण है तो कहीं ना कहीं धनावेशित कण होगा। इसलिए उन्होंने पुनः विसर्जन नली ली और उसमें छिद्रयुक्त कैथोड लिया और प्रयोग को दोहराया, अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया। तो फिर देखा कि एनोड की ओर जो किरणें चल रही हैं कैथोड से, लेकिन कुछ समय पश्चात चमत्कार धनावेशित कण जो है एनोड से कैथोड की ओर भी चलती हैं, जिन्हें भाई हम
हम एनोड किरण कहते हैं। जो एनोड से कैथोड की ओर चलेगा उसे एनोड किरण कहते हैं। क्योंकि ये छिद्रयुक्त कैथोड को पार कर जाते हैं इसलिए इसे हम कैनाल किरण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इनके खोज के बारे में आपको लिख देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लेना डायग्राम का, आगे देखिएगा। परमाणु की विद्युत प्रकृति उदासीन होती है। विसर्ग नली में गैसों के परमाणु ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने से यह आभास हो जाता है कि परमाणु में निश्चित रूप से कुछ धनावेशित कण भी होंगे। मतलब यदि ऋणावेशित था तो धनावेशित होगा। इस बात को सर्वप्रथम 1886 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नली ले ली, यानी विसर्ग नली ले ली और छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया। ठीक है, और उन्होंने साबित किया कि निम्न दाब पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज उत्पन्न किया गया तो नए प्रकार के प्रकाशिक किरणें मिलती है जो कैथोड छिद्र को भी पार कर जाती है, यानी कैथोड के विपरीत दिशा की ओर गतिशील थी, है ना। इन किरणों को जो धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, धनावेशित किरण को एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। तो यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज उत्पन्न करने के बाद प्रकाशिक किरणें जो कैथोड्स के छिद्र में से होकर कैथोड किरणों के विपरीत दिशा की ओर गतिशील होती है। बच्चों यहां पे किरण लिख लेना, कैथोड किरण के विपरीत चलेगा। एनोड जो होता है कैथोड किरण के विपरीत ही चलेगा, तो इसलिए मैं वहां पे थोड़ा मेंशन कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के लिखते हैं तो बाद में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि भाई जो बच्चा नोट्स नहीं ले सका, मान लीजिए कोई बच्चा नोट्स नहीं लिया है, ठीक है, तो उसको तो वीडियो से ही लिखना पड़ता है। और यदि आपको नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर लिख लीजिए। जिसको भी नोट्स लेना है, हैंड रिटन नोट्स दिए जाता बच्चों, पर्सनल नंबर ये मेरा है 9685299149। एक छोटा सा अमाउंट लगता है 100 रुपए, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। फिर इसके हम गुण के बारे में बात करेंगे, कैथोड किरणों के गुण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चूंकि एनोड किरणों के गुण के बारे में, कैथोड किरण के गुण तो हम पहले ही बता दिए थे। कैथोड किरणें कैसी थी बच्चों, ऋणात्मक प्रवृत्ति की थी। तो ये आपका एनोड किरण भी क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, धनात्मक प्रवृत्ति की थी। ठीक है, मतलब कैथोड किरणें ऋणात्मक थी तो एनोड किरणें कैसी होंगी, धनात्मक प्रवृत्ति की होंगी। अब आप लोग यदि कैथोड किरणों के गुण थोड़ा बहुत याद कर रखे हैं तो उसी का सिमिलर एनोड किरणों के भी गुण हैं, आसानी से बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले नंबर में बताया था कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करते हैं, एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो एनोड किरणें भी सीधी रेखा में ही गमन करती हैं। इस बात की पुष्टि कैसी होती है, जैसे मान लीजिए टार्च आप जलाते हो, सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो परछाई उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देखना, इधर से लाइट आ रहा है तो परछाई आपको दिख रहा है, ऊपर से भी लाइट जल रहा है तो परछाई हो रहा है ना। इससे पुष्टि होता है कि जो प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चल रही थी, टकरा गई तो यहाँ पे परछाई आ गया। तो यदि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है तो एनोड किरणें भी सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये आप लोग फैक्ट की बात है, पहला नंबर लिख लो कि ये रेखाएं हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। यदि इसके पथ पे जैसे रेखा है एकदम सीधी रेखा में चलती है, यदि पथ में कोई यदि छोटा सा भी वस्तु रख दिया जाए तो परछाई प्राप्त हो जाता है, ठीक। दूसरा नंबर हमने आपको बताया था कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो ऋणात्मक प्रवृत्ति की होती हैं, है ना। मतलब उस पर ऋण आवेश होता है, जिन कणों से मिलकर बना होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। और जो एनोड किरणें होती है बच्चे, धनात्मक प्रवृत्ति की होगी। किस प्रवृत्ति की होगी, धनात्मक प्रवृत्ति की होगी। और जिन कणों से मिलकर बना होगा वो आपका प्रोटॉन कहलाएगा। वो इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे प्रोटॉन हो गया। कैथोड किरणें भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने थे, द्रव्य कणों से मिलकर बने थे। तो कहीं ना कहीं एनोड किरणें भी छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो पहला नंबर आपको बताया मैंने कि कैथोड किरणें जिस प्रकार से सीधी रेखा में गमन करती है उसी प्रकार से एनोड किरणें भी सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणें बच्चों ऋणात्मक प्रवृत्ति के थे, है ना। जिन कणों से मिलकर बना था वो आपका इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे जो आपका एनोड किरण है वो धनात्मक प्रवृत्ति का होगा, जिन कणों से मिलकर बना वो प्रोटॉन कहलाता है। तीसरा नंबर आप लिख लेना, एक छोटे छोटे मतलब एक प्रकार से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक। अब जब भी मैंने आपको बताया था कि कोई यदि किरण है, यदि उसमें आयन है तो कहीं ना कहीं गैसों को आयनित कर देता है। तो जिस प्रकार से कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती थी, इसी प्रकार से आपका एनोड किरण भी गैसों को आयनित करता है, ठीक है। इन किरणों के द्वारा गैस को आयनित किया जा सकता है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके पहले मैंने जब कैथोड किरण के गुण के बारे में बताया था बच्चों कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, तो आपका एनोड किरण भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। सिमिलर है, इसलिए मैं दोनों को समझा रहा हूं ना, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब।
कि भाई जिस प्रकार से कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती थी, उसी प्रकार से एनोड किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। अब जैसे किसी पर धनावेश या ऋण आवेश है तो वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होगा। तो ये जो आपका एनोड किरण है, इस पर धनावेश चार्ज है, इसलिए विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों ये विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, ओके। और यदि इसकी भेदन क्षमता की बात करूं तो थोड़ा सा भेदन क्षमता कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होता है, लेकिन पतली धातु की परत लगा दी जाए तो उसको भेद कर जाता है। और जिंक सल्फाइड के पर्दे पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है कैथोड किरण भी और एनोड किरण भी। तो 4-5 प्रॉपर्टी वैसे ही आपको याद हो गया होगा कि एनोड किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, यदि इसके पथ पर कोई वस्तु रख दी जाए तो परछाई उत्पन्न हो जाती है। दूसरा नंबर लिखना, एनोड किरणें धनात्मक प्रवृत्ति की होती हैं। तीसरा नंबर लिखना, एनोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन कणों से मिलकर बनी होती है वो प्रोटॉन कहलाता है। चौथा नंबर लिख लेना बच्चों, एनोड किरणों पर आवेश है इसलिए गैसों को आयनित करता है। 5वां नंबर लिख लेना, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। ठीक है, 5 हो गए ना। 6 नंबर में लिख लेना बच्चों कि ये किरणें धातु की पतली पत्ती को भेद कर सकती हैं, है ना, लेकिन इसकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। 7वें नंबर में लिख लेना, जिंक सल्फाइड के पर्दे पर ये प्रतिदीप्त उत्पन्न कर देता है। ठीक, तो इतना मैंने बता दिया। और एक और लिख लेना कि ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से यदि हम इसको गुजारे तो ये विक्षेपित हो जाता है। फिलहाल किरणों के बारे में तो स्क्रीनशॉट लेना ही है भाई, क्योंकि ये मूलभूत कर्तव्य है कि सर आप पढ़ा तो स्क्रीनशॉट तो देना ही पड़ेगा। तो लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स ले लो। आप लोगों को हमेशा कहता हूँ एक छोटा सा अमाउंट लगता है 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, इस पे आप कांटेक्ट कर लें, नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। कांटेक्ट नंबर है मेरा 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। जय हिंद, वंदे मातरम।